नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है समास। इससे पहले हमने संधि कंप्लीट कर ली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास समास। तो समास के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। समाज के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो समास होता है वो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सम प्लस आस। सम प्लस आस। समास कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथनीय शब्द। सम का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथनीय शब्द। ठीक है। अर्थात अर्थात संक्षिप्त कथनीय शब्द। तो समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त कथनीय शब्द। जो हमारे समास जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था उनका जो अर्थ होगा, दोनों को मिलाकर जो अर्थ बनेगा वो हो जाएगा संक्षिप्त कथनीय शब्द हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं समास की परिभाषा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संधि में क्या था? संधि में था कि दो वर्णों का मेल हो रहा था, और समास में क्या है? दो शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो रहा है। ठीक है। संधि में आप ध्यान रखेंगे वहां पर वर्णों का मेल हो रहा था और यहाँ पर शब्दों का मेल हो रहा है। ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि की परिभाषा है। ठीक है। और दे दिया गया दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। तो आप अगर ध्यान नहीं दिए रहेंगे कि किसमें शब्दों का मेल हो रहा है और किसमें वर्णों का मेल हो रहा है, तो मतलब गलत करने के आपको मतलब क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है। तो परिभाषा हमने क्या देखा? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक। सार्थक मतलब कि जो नया शब्द बन रहा है उसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है। कुछ अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई दो शब्द जुड़ जाए उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, वो भी समास नहीं। अगर दो शब्द जुड़ रहे हैं और उसका कुछ अर्थ निकल रहा है नया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समास का अर्थ तो होता है जोड़ना। ठीक है। किसी शब्द को, दो शब्दों को संक्षिप्त रूप में करना समास कहलाता है। समास विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। मतलब जो दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया गया था, उसी शब्द को, उसके एक एक पद को अलग करना। ठीक है। समस्त पद किसे कहते हैं? तो समस्त पद उसे कहते हैं कि समास के नियमों से बना जो शब्द होता है, नया शब्द, उसे ही समस्त पद कहते हैं। ठीक है। यह सामासिक पद कहते हैं। तो उन सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास विग्रह या व्यास कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि समास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, तो व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हमने कहा कि समास विग्रह में होता है कि जो समस्त पद होता है उसके सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब उदाहरण से हम देखिए, नील कमल। ठीक है। ये हमारा एक संक्षिप्त रूप है, नील कमल। नील कमल। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला है जो कमल। ठीक है। तो यहाँ नीला है जो कमल हमारा क्या हो गया? इसका नील कमल का समास विग्रह हो गया। चौराहा, ये हमारा संक्षिप्त रूप है। अब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह क्या कहलाएगा? चौराहा कहलाएगा। और समास में दो पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। तो उत्तर पद किसे कहते हैं और पूर्व पद किसे कहते हैं, ये हम जान लेते हैं। तो उत्तर पद किसे कहते हैं? जैसे ये राजपुत्र दिया गया है, तो जो दो शब्द है इसमें, राजा का पुत्र। तो राज और पुत्र, राज जो है ये पूर्व पूर्व पद है, मतलब पहला पद है। पूर्व मतलब क्या होता है? पहला होता है। उत्तर मतलब बाद होता है। तो राज हमारा पूर्व पद है और पुत्र क्या है? हमारा उत्तर पद है।
उत्तर पद और पूर्व पद, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जो पहला जो हमारा शब्द दिया गया होता है उसका जो पहला दो शब्दों का मेल होता है, जैसे यहाँ नील कमल दिया गया है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नील कमल का कौन सा पद उत्तर पद है, कौन सा पूर्व पद है, तो नील में नील जो है ये हमारा पूर्व पद है और कमल हमारा उत्तर पद है। ठीक है, ठीक आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समास के भेद के बारे में। समास के कितने भेद होते हैं इसे जान लेते हैं। तो समास को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भेद में वर्गीकृत किया गया है, तो 6 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कौन कौन से हमारे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे हो गए समास के भेद। ठीक है, 6 हो गए। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्त कथन या शब्द होता है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ, समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से हैं, सम धन आस। ठीक है, समास की परिभाषा क्या होगी, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद के सभी पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है। नील कमल का अगर हम विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह हो गया। चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, 4 राहों का समूह, क्योंकि इसमें सभी पदों को अलग अलग कर दिया गया है। चौराहा में जितने भी पद हैं सभी को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। तो उत्तर पद कौन सा है, जो शब्द का बाद वाला होता है, जिसमें से पुत्र दिया गया है ना, तो पुत्र हमारा उत्तर मतलब होता है बाद, पूर्व मतलब होता है पहले। तो जो पहले का शब्द होगा वो पूर्व पद हो जाएगा और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाएगा। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे थोड़ा पदों की प्रधानता का के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इसे भी देख लेते हैं। जो अव्ययी भाव समास होता है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद, मतलब कि पहला पद प्रधान होता है। पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि किस समास का पहला पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु 3 समास ऐसे हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन कौन सा, तो उत्तर पद किसके प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, इन दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। अव्यय भाव के पूर्व पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास जो होता है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद होते हैं गौड़, और उनको मिलाकर तीसरे की प्रधानता इसमें होती है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, इसमें तीसरे की प्रधानता होती है। तीसरे की प्रधानता किस में होती है, तो बहुव्रीहि समास में होती है। तो किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो 3 समास ऐसे हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। ये तीनों ही इन तीनों समास के हमारे उत्तर पद प्रधान होते हैं। और अव्यय भाव एकलौता ऐसा समास है जिसका पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान होता है। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अभी हमने देखा कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। क्या हमने जाना कि जो अव्ययी भाव समास है इसका पहला पद प्रधान होता है। देखिए वही हमारा इसमें भी दिया गया है, जो हमारी परिभाषा दी गई है। जिस समास का पहला पद मतलब कि पूर्व पद अव्यय था प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान, अगर इस मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा अव्ययी भाव समास है, तो पहले क्या दिया रहेगा, एक तो पहली बात यह है कि उसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा। ठीक है, सॉरी उपसर्ग लगा रहेगा। जो जितने भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे उसमें उपसर्ग लगा होगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। मतलब कि आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अव्यय भाव समास है उसमें जितने भी उदाहरण रहेंगे सभी में पहले उपसर्ग लगा होगा। ठीक है,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा पहचान करने का तरीका हो जाएगा कि अगर ये अव्ययीभाव समास हो तो उसमें क्या होगा, पहले उपसर्ग लगा होगा जो भी उदाहरण दिया गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए प्रतिधन दिन। पहचान हमने देख लिया कि हम पहचान कैसे करेंगे, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। पहला पद क्या होगा, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, आद। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा उसमें क्या आगे उपसर्ग लगा होगा, ठीक है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, देखिए अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान था, तो पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान था। तो इसमें ये जो शब्द होंगे ये प्रधान वाले होंगे, ठीक है, और ये हमारा अप्रधान होगा। देखिए प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन, यहाँ आप देखें पहले प्रतिदिन, ठीक, ये हमारा हो गया समस्त पद। प्रतिधन दिन से मिलकर बना प्रतिदिन, और अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। हमारा जो एग्जाम है उसमें कैसे आता है, ये चीजें दी जाती हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अव्यय भाव समास का है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो अव्यय भाव समास का उदाहरण है। तो दे दिया जाएगा प्रतिदिन, अजन्मा, यथासंभव, अनुरूप। तो हमारे चारों ही हैं, तो हम क्या कर देंगे, हमारे चारों ही सही है। अब हम कैसे पहचाने, देखिए इसमें प्रति लगा हुआ है, उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है, संभव में यथा उपसर्ग लगा हुआ, अनुरूप रूप में अनु उपसर्ग लगा हुआ, पेट में भर, और प्रतिकूल में प्रति क्या लगा हुआ, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका विग्रह भी देख लेते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया दो शब्द को जुड़ा और बना हमारा समस्त पद, ठीक है। प्रतिधन दिन, दो शब्दों का मेल हो रहा है, दो शब्दों से एक नया शब्द बन रहा है प्रतिदिन, और इसका अर्थ क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन। जब हम विग्रह करेंगे प्रतिदिन का कोई अर्थ तो निकल रहा है। समास की परिभाषा क्या थी कि जो नया शब्द में निकले वो क्या हो, सार्थक हो, मतलब उसका कोई अर्थ निकले। तो प्रतिदिन हमारा एक अर्थ निकल रहा है यहाँ से प्रत्येक दिन। जब हम प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रतिदिन, सॉरी प्रत्येक दिन। आ जन्म, आधन जन्म, तो आ जन्म का आ और जन्म जब जो दो शब्दों को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ जन्म हो जाएगा। इसके विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर हो जाएगा। अगर हम बात करें यथा धन संभव, तो क्या होगा, यथा संभव हो जाएगा, विग्रह जैसा संभव हो। अनुधन रूप, अनुधन रूप अनुरूप हो जाएगा, रूप के योग्य। भर धन पेट, भर पेट, पेट भर के, ठीक है। ऊपर लिखा गया है कौन सा विग्रह है, कौन सा समस्त पद है, और पूर्व पद और उत्तर पद। हाथ धन हाथ, तो हाथों हाथ। अब यहाँ पर आप सोचेंगे, अभी तो बताया नहीं मैंने, अगला हमारा द्वंद्व समास में आएगा ये चीजें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं ना कि आपको द्वंद्व समास में योजक चिन्ह दिख जाएगा, ये जो बीच में लगा हुआ है, तो वहां पर हाथों हाथ नहीं होगा, हाथ हाथ होगा, रात रात होगा, ऐसे होगा। वहां पर मतलब कैसे होगा, योजक चिन्ह जैसे इसमें लगा है तो हमारा द्वंद्व समास में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा उसमें सेम सेम चीजें आएंगी, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ऐसे होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर द्वंद्व समास का उदाहरण दिया रहेगा तो हाथों हाथ नहीं होगा, यहाँ पर हाथ पैर हो जाएगा, दिन रात हो जाएगा, पाप पुण्य हो जाएगा, ठीक है, माता पिता हो जाएगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, रात और दिन, राजा और रानी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम विग्रह करें तो हाथ ही हाथ में हो जाएगा, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ का विग्रह क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में। अगर यही चीज द्वंद्व समास में दी गई होती तो यहाँ हाथ, वहाँ हाथ पैर दिया गया होता, और वहां पर जब हम विग्रह करते तो और लग जाता, हाथ और पैर हो जाता, ठीक है। आशा करती हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो हमारी जो क्लास है आज की यहीं तक रहेगी, और कल हम अगला अपना समास का जो वर्गीकरण है उसमें जो समास का अगला भेद है सेकंड, तत्पुरुष समास देखेंगे, और तत्पुरुष समास के जितने भी पार्ट होते हैं उसे भी हम देखेंगे। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसा लगा हो आपको कि हाँ हम हमें यहाँ से पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है, कुछ चीज़ें हमें यहाँ से कुछ हमें जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।
और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।